अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। 17 सितंबर को होने वाली पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ कैंसिल होने का मामला अब तक हल नहीं हो सका है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ शवाहिद अब तक शेयर ही नहीं किए हैं। न्यूजीलैंड ने फाइव आइज नामी इंटेलिजेंस इत्तेहाद की तरफ से बताए गए खतरे को काबिल भरोसा समझा है। मैच से पहले रात 3 बजे हेड ऑफ सिक्योरिटी रिग डेक्सन ने वसीम खान को इत्तला दी कि पाकिस्तान ने जवाब दिया कि न्यूजीलैंड की टीम को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के वजीर आज़म ने टीम बुलाने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले फैसला किया कि दौरे की मनसूखी के मामले को आईसीसी में उठाया जाएगा, लेकिन अब तर्जुमान पीसीबी ही कह रहे हैं कि आपस में ही मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। पीसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड दौरा पाकिस्तान मनसूख किए जाने से होने वाले नुकसानात के मामलात को आपस में ही तय करेंगे। साथ ही पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बॉयकॉट नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को यूएई में सीरीज़ खेलने की पेशकश की है, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 मैचेस की सीरीज़ के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जवाब का मुंतज़र है। इंग्लैंड ने सीरीज़ से मुतालिक 48 घंटे में फ़ैसला करने का कहा था, जो आज मुतवक्के है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 बरस बाद अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है। अब इस पर बात करने के लिए मेहमानों में सबसे पहले शुएब मोहम्मद साबिक क्रिकेट के साथ मौजूद हैं। खुशामदीद आपको कहूँगी मैं शुएब साहब। न्यूजीलैंड अब भी पाकिस्तान के साथ शवाहिद शेयर नहीं कर रहा, और पहले हम कह रहे थे कि इस मामले को आईसीसी में लेके जाएंगे, जहाँ भारत और इंग्लैंड बैठा है। शायद हमें ये अब समझ आ गया है कि वहाँ काम नहीं बनेगा। अब इसीलिए तर्जुमान कह रहे हैं कि आईसीसी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपस में ही मामला तय करने होंगे। आप क्या समझते हैं, कौन सा फैसला दुरुस्त है, जो पहले बात की जा रही थी या जो अब बात की जा रही है? देखिए, बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के पास क्लियर कट जो जवाब हम मांग रहे हैं वो जब तक नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान के लिए ये एक नुकसानदेह चीज साबित रहेगी। और until unless they come out with some answers what पाकिस्तान क्रिकेट रिक्वायर्स, वरना ये होगा कि इसका डेंट जो है वो काफी गहरा जो इस वक्त नजर आ रहा है वो सरफेस भी हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसानात होंगे। बात यह है कि जो उन्होंने पहले कहा या बाद में, मेन चीज यही है कि जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए ताकि फेस सेविंग हो सके, वरना ये कोई भी मुल्क किसी वक्त भी ये चीज सामने ले आएगा और पाकिस्तान के लिए इसका जो नुकसान है वो काफी डीप रूटेड हो सकता है। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। अब यासिर हमीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे साबिक क्रिकेटर हैं, आप भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यासिर साहब, आपकी सबसे पहले बता दीजिए सर, आपकी तरफ आती हूँ मैं। शुएब मोहम्मद साहब, सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे आईसीसी कर क्या सकता है? अगर पाकिस्तान दोबारा इस फैसले पर आता है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी जाता है, तो आईसीसी क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, वो आपकी सुप्रीम बॉडी है आईसीसी, और लेकिन नेचुरली जब उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो उसके पीछे कुछ बैकिंग भी उनके पास होगी। ऐसी हवा में उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, या अब तक कुछ सेल्फ क्रिएशन भी कोई चीज हो सकती है। तो बाज दफा के पॉइंट मतलब ये इस तरह की ऐसी चीज है कि उनको टाइम मिल गया है कि उसके अंदर जो भी उनके जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने अब मौका टाइम मिलने से चीज बना ली होगी माइंड में कि हमें आईसीसी भी अगर बुलाता है तो हम उनके सामने ये फाइल सामने रख देंगे। तो पाकिस्तान के लिए हम आइडल पोजीशन में वी हैव बीन कॉर्नर्ड, और उसके लिए आईसीसी कर तो बहुत कुछ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेस कर रहे हैं शुएब मोहम्मद साहब, कि उनको टाइम मिल गया है कि वो कुछ सर्कमस्टांसेस को क्रिएट कर लें। कहा ये जा रहा है कि ये जो हुआ है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हुई है। यासिर हमीद साहब, आपसे पहले मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ। लगता है जो भी कुछ हुआ है, जो जग हसाई हो रही है इस मामले पर, सर ये साजिश के तहत हुआ है? यासिर हमीद, देखिए, बात ये है कि अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। अब इसमें आप देखें कि एक प्राइम मिनिस्टर है, वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके कह रहे हैं कि आप अपने प्लेयर्स को हम फुल स्टेट लेवल की हमने प्रोटेक्शन दी हुई है, सिक्योरिटी है, ठीक है,
और मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी कभी किसी टीम की, ठीक है। और प्लस मैं 10 साल तक हम खेले हैं ग्राउंड्स में, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि यार कोई पत्थर मारा हो किसी ऑपोजिशन के प्लेयर को, या गाड़ी पे हम कोई देखा हो हमला किया हो। देखिए एक चीज़ है, आजकल चल रही है फेक न्यूज़, ठीक है, और ये पूरी दुनिया में जो है ना इसका ट्रेंड चल रहा है। अब इसको तो अब आप ये कह सकते हैं कि यार एक ये होएक्स था, ठीक है, ये इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर वो ऑथेंटिसिटी होती तो वो शेयर करते क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूजीलैंडर्स नहीं है, बाकी भी इंसान रह रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। जो सिक्योरिटी के एहलकार है वो भी इंसान है, उनकी ज़िंदगी है, ठीक है। वी नो दैट कि न्यूजीलैंड की टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेहमानों के लिए हम लोग जान भी देने वाले लोग हैं, ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम, लेकिन बात ये कि हम लोग का जो नैरेटिव है इंटरनेशनली, ठीक है, ये कब ठीक होगा, हम किस तरह ठीक करेंगे इसको? हाँ। हमने इसको खुद ठीक करना है भाई, हमने इसको मिलजुल के करना है, और खुदा के लिए ऐसे मौक़ों पे अपनी स्टेट्स में ना दिया करें, एक ही मौक़िफ़ पे कायम रहें, एक ही एजेंडे पे कायम रहें। अच्छा यासिर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुएब मोहम्मद साहब ने अभी किया है कि हमने शायद थोड़ा सा हम लेट कर गए हैं, कि उनको टाइम मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मांगा जा रहा था, शवाहिद मांगे जा रहे थे लेकिन नहीं दिए गए, और अब इतना टाइम उनको मिल गया है कि वो सेल्फ क्रिएट भी कर सकते हैं शवाहिद। तो आप समझते हैं कि यहाँ हम थोड़ा अपनी पोजीशन को वीक कर गए, कमजोर कर गए? नहीं, तो आप मुझे बिल्कुल शुएब भाई का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और लेकिन इसमें आप कर क्या सकते हैं? आप एक मांग ही सकते हैं ना उनसे, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें दो, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे क्रिकेट बोर्ड ने उनसे पूछा, हमारे गवर्नमेंट ने उनसे पूछा, लेकिन उनकी तरफ से कोई चीज़ नहीं आई, ठीक है। इट मीन्स के वो हमें कुछ समझे ही नहीं, मतलब ना लाइक यू नो ग्राउंड से ही नहीं जा रहे भाई। आप ये देखो, ये चीज़ें देखें, सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए फ्यूचर के लिए। आगे भी क्रिकेट होनी है, आगे भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। पहले हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी उठ के न्यूजीलैंड गई, विक्टिम्स के घर गई, जहाँ पे वो हादसा हुआ था मस्जिद में, 50 बंदे मारे गए, 9 पाकिस्तानी थे उसमें, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और वहाँ पे गए, हम लोगों का वो जेस्चर उन्हें भूल गया। और अफसोस इस चीज़ का है कि नॉन नाइस गाइज, कीवीज आर द नॉन नाइस गाइज इन द वर्ल्ड। मतलब वहाँ पे आप जाओ, लोग बहुत प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, बिल्कुल। मतलब क्लियरली ये लग रहा है कि ये इनका वो लग ही नहीं रहे थे ना। ये या तो वो हमें श्रीलंका टीम पे अटैक के बाद हम खुद इस पोजीशन में हैं, लेकिन फिर भी जो आप बात कर रहे हैं कि नाइस गाय हैं, ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि इनसे करवाया गया, लेकिन फिर भी इनका तो एक माजी रहा, टीम तो ये रहे हैं, वो पहले दीगर मुल्कों के साथ भी ऐसा करते रहे हैं यासिर। तो क्या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए था इनका? नहीं, क्यों? वाई नेवर। देखिए हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हमें ये सिखाया गया है कि आपके कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। मैं कहता हूँ अगर ये कल आते हैं, कहते हैं कि यार हम लोग आना चाहते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है, वेलकम, हम उसी तरह की आपको स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी देंगे। हम क्यों वर्ल्ड कप से बायकॉट करें? हाँ, हम उस वक्त बायकॉट करेंगे, फिर भी सोचेंगे जब इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम सोचेंगे, फिर हम बैठेंगे, हमें फिर क्या करना चाहिए, जो हमारे बड़े जो हैं वो क्या करते हैं, फिर हम उस पे जो है ना अपना स्टांस देंगे। लेकिन हम क्यों वर्ल्ड कप, हमने तो वर्ल्ड कप जीतना है, हमने तो न्यूजीलैंड के साथ खेलने के, बिल्कुल जीतना है। मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के साथ खेलने के बॉयकॉट की बात कर रही थी यासिर। शुएब साहब आप बताइएगा सर, जो एक ग्राउंड रियलिटीज पर या हमदर्दी या इंसानी बुनियादों पर बात कर रहे हैं कि हमें माफ कर देना चाहिए और मौका देना चाहिए, आप भी यही समझते हैं बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान को? देखिए, वो एक आईसीसी का जो प्लेटफॉर्म है, इट्स अ डिफरेंट एंटिटी है। वो पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में वो मैचेस नहीं हो रहे, ये अंडर आईसीसी अम्ब्रेला हो रहा है। वैसे तो सारी चीजें आईसीसी के अम्ब्रेला के नीचे होती हैं, लेकिन ये वर्ल्ड सिनारियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो उस ग्राउंड के ऊपर आके बताने का जो जब मौका मिलेगा, दैट इज द टाइम टू पुट योर फुट डाउन एंड बीट देम। जहाँ भी ये मैचेस अभी होंगे जो आईसीसी T20 के, लेकिन बॉयकॉट करने से का मतलब ये है मेरी नज़र में कि वो चिकन आउट हो जाना।
और वो पाकिस्तान के लिए इट वोंट बी अ फीजिबल स्टेप टू टेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उससे ये कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के क्रिकेटिंग सर्कल के अंदर इट विल लीव अ सार टेस्ट टू इट। तो मैं ये समझता हूँ कि वो डिसीजन कि उनके सामने नहीं खेलना, फिर कल कोई और टीम इस तरह से करेगी, इस तरह फिर पाकिस्तान वुड बी लेफ्ट अलोन। तो वो इस तरह फिर अकेले होके तो ज्यादा 1 से 2 टीमें अगर बड़ी चली गई तो वैसे ही तो इतनी कम टीमें रह गई। इंग्लैंड के दौरे के कितने चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? इंग्लैंड का भी मेरा अंदाजा है कि उसका एक रीजन ये हो सकता है कि इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड का जो पीछे बातें जो हुई हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लैंड शायद फिर भी स्टेप इन कर जाए। लेकिन एक पॉइंट आप इफ यू वुड रिमेम्बर कि आज ही बल्कि मैं पढ़ रहा था कि इनकी एक फोर्स है जिसके अंदर यूएस, यूके, न्यूजीलैंड एंड देयर कपल ऑफ अदर कंट्रीज हु आर इन्वॉल्व्ड, और वो कहते हैं कि जी ये सिक्योरिटी को दे लुक आफ्टर सिक्योरिटी, ये अमंग आउट ऑफ 4 और 5 कंट्रीज हैं उसके अंदर। तो उनका ये एक नैरेटिव था कि ये चीज हुई है, पाकिस्तान के अंदर पॉसिबिलिटी है या खतरा है, इसलिए पुल ऑफ कर ले ये टूर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उनको भी शायद बैक ऑफ ना करना पड़ जाए अगर वही प्लेटफॉर्म के ऊपर से ये चीजें हो रही हैं। पॉलिटिकल सिनारियो मुझे ज्यादा लग रहा है ओवरऑल जितना भी सेटबैक हुआ है इसके अंदर, रादर देन एनीथिंग कॉन्क्रीट। साजिश लग रही है आपको भी सर? यासिर मुझे ये बताइएगा, जहां न्यूजीलैंड ने क्रिकेट नहीं खेला वहीं पर नेशनल T20 का मेला सजेगा, अच्छा जस्टर जाएगा, बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, यहाँ पर नेशनल T20 का मेला हो रहा होगा। जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। नेशनल T20 इज अबाउट टू स्टार्ट और अब हमारे सारे प्लेयर्स खेलेंगे। ऑब्वियसली अच्छा जेस्चर जाएगा। ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल टूर है वो उसके मुकाबला तो नहीं होता क्योंकि एक न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी, इवन दो के इतने वेल नोन प्लेयर्स नहीं थे, उनमें तो कुछ प्लेयर्स के नाम हमें आते थे, बाकी तो बिल्कुल न्यू टीम थी, लेकिन अगेन एक इंटरनेशनल टीम आ रही थी। बट हमारा अपना T20 टूर्नामेंट है, इसको हम उसी मैग्नीट्यूड के साथ करवाएं, हाई मैग्नीट्यूड के साथ करवाएं। आगे वर्ल्ड कप की अराउंड द कॉर्नर है और फिर हमें ये है कि हमारी जो प्रेपरेशन है बड़ी अच्छी होगी, प्लेयर्स जो है आपस में चले जेल होंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि कुछ ओवरऑल कुछ प्लेयर्स को, जिस तरह के कुछ प्लेयर्स थे वो री नॉक कर रहे थे फॉर सिलेक्शन इन वर्ल्ड कप T20 टीम, ऑल दो टीम इज अनाउंस्ड, बट उनके लिए शायद एक थोड़ा सा सेटबैक है यार, वो परफॉर्म करते वो टीम में आ सकते थे, या कुछ प्लेयर्स ने जिनके नाम आए हैं वर्ल्ड कप में, उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव करना था कि हमारी सिलेक्शन अपनी जस्टिफाई करनी थी। इस हवाले से थोड़ा सा ये टूर मुझे लगा, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं हमारे। बिल्कुल ठीक है, वरना तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन तमाम को, दीगर लोगों को भी ये लग रहा है कि जो न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है ये किसी न किसी साजिश का ज़रूर शिकार हुए हैं। वी ऑल नो कि इस साजिश के पीछे या पाकिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड में कॉर्नर करने के लिए या फिर किसी भी मामले में पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए किन लोगों का हाथ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुएब मोहम्मद साहब, यासिर हमीद, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। बड़ी हूँ नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट में तरमीम कर दी है और ऑर्डिनेंस के तहत नैब को टैक्स दहंदेगान का डेटा तक रसाई हासिल होगी। FBI को नॉन फाइलर के मोबाइल फ़ोन, बिजली और गैस के कनेक्शन काटने का इख्तियार होगा। FBI मुतालिका शख्स को नोटिस भेजेगा, अगर उसने जवाब नहीं दिया और फाइलर नहीं बना तो FBI कनेक्शन कटवा सकता है। टैक्स से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की सज़ा हो सकेगी। ऑयल एंड अशिया फ़रोख्त करने वालों को अपना सिस्टम FBI के साथ रजिस्टर्ड कराना होगा। जब भी कोई चीज़ फ़रोख्त करेंगे तो उसकी रसीद मशीन से प्रिंट करना होगी ताकि मालूम हो सके कि किसकी सेल कितनी हो रही है। प्रोफेशनल शोबों से वाबस्ता नॉन फाइलर्स के बिजली बिल में एडिशनल टैक्स लागू होगा। माहाना 10,000 रुपये तक के बिजली बिल में 5% एडवांस टैक्स आयद होगा। 10,000 से 20,000 रुपये तक 10%, 20,000 से 30,000 रुपये तक के बिल में 15%, 30,000 से 40,000 रुपये तक के बिल में 20% टैक्स आयद होगा।
यहाँ तक कि अरकान कौमी असम्बली और सरकारी अफसरान को टैक्स की तफसीलात ज़ाहिर करने का इस्तिस्ना भी ख़त्म कर दिया गया है। अंजुमन ताजरान ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले अतीक मीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ताजर इत्तेहाद के सदर हैं कराची के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अतीक साहब, बतौर ताजर इस सदारती ऑर्डिनेंस को सर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सदारती ऑर्डिनेंस के यकीनन एक यकतरफा मकासद हैं। मैं समझता हूँ कि जो कोरोना ने हालत की तजारत की, जो हाल इस वक्त ताजरों का है, तो उसमें इस किस्म के फैसले के पॉइंट ऑफ सेल, उसके बाद तमाम रिटेलर्स को सेल्स टैक्स नेट में लाना, फिर उसके बाद आपने जिस तरह दीगर जो टैक्सेशन का तरीक़ाकार ये वज़ा किया है, ये मौजूदा हालात में तो सारी दुनिया में टैक्स पेयर को दोबारा खड़ा करने के लिए रिलीफ दिया है, हौसला दिया है। लेकिन ये मानने के बावजूद, जानने के बावजूद कि मुल्क के जो ताजिर हैं वो कितने बड़े अताब से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, अब फिर इस तरह का एक पैकेज देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादती है। देखिए, माजी में जो टैक्स सिस्टम बर्बाद हुआ, टैक्स कल्चर जो ख़त्म हो गया, और 1 करोड़ नए लोग जो नेट में आ सकते थे, उसकी बजाय मज़ीद जो नेट थे वो भी फरार हो गए। तो खौफ व हिरास के जितने भी तरीक़ाकार अपनाए जाएंगे वो इंतशार की तरफ लेके जाएंगे, उससे नेट खाली हो जाएगा। उससे जो लोग नेट, क्योंकि देखिए आप जो सिस्टम दे रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल, कौन आपके साथ ये इतना ताउन करेगा? इस मशीन में कौन अपना सर फंसाएगा? इसलिए एक ट्रेडर्स फ्रेंड एक पॉलिसी लानी चाहिए। अगर ट्रेडर्स फ्रेंडली पॉलिसी सर पिछले 3 साल से हुकूमत की जानिब से जब कोशिश की जा रही है टैक्स नेट पे लाने की, टैक्स लेने के लिए, तो ताजर बरादरी को इस पर मुसलसल एतराज़ हो रहा है। आप लोग की काफ़ी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। सर 3 साल से तो कोशिश कर रही है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी हर फैसले की मुखालिफत करती है। फिर तरक्की कैसे करेगा पाकिस्तान सर, कैसे ग्रो करेगा? आप लोगों ने खुद से कोई मैकेनिज्म पेश किया है हुकूमत को? देखिए, हम बहुत मैं समझता हूँ कि आइडियाज़ हुकूमत के पास हैं, बहुत सारी तजावीज़ हुकूमत को दी जा चुकी हैं, लेकिन होता वही है, यानी आप सबकी सुनते हैं, उसके बाद करते हुए जो IMF चाहता है, जो FBR चाहता है, जो ब्यूरोक्रेट्स की ख्वाहिश होती है, जो FBR। तो मैं समझता हूँ कि कभी हमारी भी तो सुन के देखें, हमारी भी तो मान के देखें। हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, हम इस मुल्क की माली हालत को बदलना चाहते हैं। हम टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी। देखिए, फाइलर बनने से गुरेजना लोग यूँ हैं कि फाइलर बनने के बाद जो माजी में अताब आया जो टैक्स पेयर के साथ, वो अब भी सर पे खड़ा है। अब तो आपने ज़्यादा शफाक बना दिया इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, अब तो लोग ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार हैं। देखें, जब कभी भी लोग पॉलिसी से डरे हैं, जब कभी भी नेट से फरार हुए, उसके पीछे यही रवैया रहा जो माजी में भी और अब भी उसको अख्तियार किया जाता है। क्यों हुकूमत, ये हुकूमत तो बहुत सारी तब्दीलियों की दाई है, इस हुकूमत को चाहिए। मसला इस फैसले से नहीं है, मसला रवैये से है सर। अतीक साहब, मसला रवैये से है सर। बेशक रवैयों से है, कुछ सिस्टम में बेहतरी चाहिए। देखिए, इस वक्त जो अफसर चाहेगा, जो सिस्टम में जो आप 35% तक देखें टैक्स की वसूली का आपने शरह रखी है, जबकि 5% भी कमाई नहीं है लोगों की। सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी तरमीम हो रही है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता सर? नाकाबिले अमल है। बल्कि देखिए, ऐसी पॉलिसी जो नए लोगों को नेट में लाने की बजाय पुराने लोगों को भी नेट से भगा दे, ये दुरुस्त नहीं है। आप कह रहे हैं नाकाबिले अमल है। शबर जैदी साहब भी साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FBR। बहुत बहुत शुक्रिया का सर। हुकूमत ने टैक्स इनकम बढ़ाने के लिए जो ऑर्डिनेंस नाफिज किया है वो कामयाबी से इम्प्लीमेंट हो सकता है सर? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मैं 2019 में जब चेयरमैन FBR था जी, तो मेरा बड़ी डिटेल में डिस्कशन ट्रेडर्स के साथ और इन लोगों के साथ हुई थी, और मैंने इनको एक रास्ता दिया था कि ये सिस्टम में आए। मगर मैं बड़ा मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कुछ अब किया जा रहा है वो तो होना ही था अगर चीजें वॉलंटरी नहीं होती। जब आप कोई चीज वॉलंटरी नहीं करते तो फिर उसको तो एनफोर्स करना पड़ता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल नेचर है, और मैं समझता हूँ कि
अब इसके ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए, मगर अगर कोई ये समझता है कि ये चीजें जो लाई गई हैं ये वापस ये नहीं होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद मुल्क कौम के लिए या पाकिस्तान के लिए या आगे कारोबार के लिए सिंसियर नहीं है। हमें इस पे आगे बढ़ना है, हमें कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, मगर ये जो सब कुछ चीजें हैं ये इनमें से अक्सर चीजें होनी हैं। और सर ऑलमोस्ट ताजर जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं इस फैसले को, आप बड़ी बात कर रहे हैं, सिंसियर नहीं दिखाई दे रहे जो लोग इसे मुस्तरद कर रहे हैं। सर जरा आम शख्स के लिए पहले जरा समझा दीजिए कि नया ऑर्डिनेंस है क्या, इसमें है क्या सर? सुने, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो लोग कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बिजली का रखते हैं, अगर वो फाइलर नहीं है तो उनके पे बिजली के मीटर का रेट टैक्स लगाया जाएगा। इसमें कौन सी परेशानी वाली बात नहीं, टैक्सेबल होना चाहिए, और वो अगर टैक्सेबल नहीं है तो उसका बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन काटा जा सकता है। इसमें कौन सा ऐसी बात है जो हम कहते हैं कि गलत है? सेल टैक्स में रजिस्टर अगर उसमें होना है तो होना है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आप समझते हैं? ठीक है, अगर ताजिर बरादरी, मुझे पता है, मैं तो कल भी इस पे मैंने आपको पहले कहा कि जब मैं इनके साथ एमिकेबली बात करने को तैयार था और मैंने इनको पूरा स्पेस दिया था, उसके बाद 2 साल हो गए और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो फिर किसी ना किसी दिन ये बात करनी है। अब इससे आप ताजिर बरादरी अगर जो बढ़ती समझती है, ये जो बात मैं सुन रहा हूँ, जो बातें मैं सुन रहा हूँ, तो मैंने 1-2 क्लिप्स भी देखी हैं, ये तो ये बातें तो पिछले 40 शबर साहब थोड़ा सा और आसान कीजिएगा सर, बड़े कंसर्न्स हैं लोगों को इस ऑर्डिनेंस के हवाले से। एक मोमर शख्स हैं, बुजुर्ग शख्स हैं, रिटायर्ड हैं, उनके नाम पर घर है, उन्हीं के नाम पर बिजली के बिल्स आते हैं सर, उन्हीं के नाम पे गैस के बिल्स हैं, जो कारोबारी मामलात हैं वो सारे उनकी औलादें देखती हैं, तो उनका किस तरह से सारा का सारा सिस्टम देखा जाएगा, कैसे उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा सर, क्या होगा? नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ ये है कि जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर है, अगर वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर जो है वो सेल टैक्स में नहीं रजिस्टर्ड है, तो उसका बिजली का बिल काट दिया जाएगा, कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब आप ये कह रही हैं कि जो फैक्ट्री है वो बेटा चला रहा है और कनेक्शन बाप के नाम है और रिटायर्ड है, तो आप ये मुझे समझाएं कि आप ये कह रही हैं कि अगर बाप के नाम कनेक्शन लिया हुआ है और बेटा फैक्ट्री चला रहा है तो उसको हम चलने दें और सेल टैक्स रजिस्टर नहीं हुआ? आप ये कह रही हैं मुझे? ये तो नहीं होता ना जी, अगर बाप के नाम मीटर लिया हुआ है आपने और रिटायर्ड है, तो उसको हम कह देंगे यार ठीक है, आप सारी जिंदगी बाहर रहे और बेटा फैक्ट्री चलाता रहे बगैर रजिस्ट्रेशन के। ये तो नहीं हो सकता ना। ये सारे बहाने मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ, ये सब चीजें अब इनको दोहराने का फायदा नहीं है। शबर साहब, मैं एक आम आदमी के लिए, एक आम घर के लिए ये बात पूछ रही हूँ सर। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, नॉन फाइलर है, अगर कोई शख्स सर उसकी उम्र हो गई है, उसके नाम पर है ये सब कुछ, उसके लिए क्या है सर? घर की बात थोड़ी करो, मैं तो बात करूँ, वो तो टैक्सेबल आएगा नहीं, उसके लिए तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। ये मसला तो देखिए, अगर ये घरों के लिए है तो फिर ये ताजरी क्यों शोर मचा रहे हैं? ये तो आम घर वाले शोर मचाए ना जी, दुकानदार क्यों सामने आए हुए? अगर ये आम आदमियों के लिए है तो मैं और आप तो नहीं आए ना, तो ताजिर को तकलीफ क्या है? ताजिर और हम सब बराबर हैं, तो ताजिर सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि शबर साहब, मैं शोर मचाने पर तो सवाल ही नहीं कर रही सर, ऑर्डिनेंस में है क्या, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। ऑर्डिनेंस में मैडम ये है कि मैं बिल्कुल आसान करता हूँ, एक पाकिस्तान में लॉ है जिसमें कहा है कि जो सर्टेन लेवल से आगे अगर आपकी सेल होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगा तो आपको सेल टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। ये लॉ पाकिस्तान का कानून है, ठीक है। अच्छा, उसमें पाकिस्तान में आप ये दोबारा समझाऊं मैं, 4 लाख से ऊपर इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर है और सेल टैक्स में सिर्फ लाख आदमी रजिस्टर्ड है, उसमें से भी सिर्फ 25,000 आदमी रिटर्न फाइल करता है, तकरीबन 50,000 आदमी रिटर्न फाइल करता है। तो अब वो आदमी जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल गैस का मीटर लेके बैठा हुआ है और वो सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होता, उसके लिए आपके ख्याल में पाकिस्तान की बिजली हम देते रहे, उनको गैस देते रहे और वो पाकिस्तान के किसी सिस्टम में नहीं आए, ठीक है? उसको सिर्फ कानून ये आया है कि अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं है तो उसकी बिजली काट दी जाएगी। शबर साहब, जो कारोबारी अफराद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कमर्शियल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम आदमी की बात कर रही हूँ जिसकी सैलरी आती है महीने की, इनकम टैक्स कट के आ रहा होता है सर, लेकिन वो नॉन फाइलर है, तो उसके बिजली के बिल में सर ये ऐड होकर आ रहा होगा, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। बात सुनिए, अगर और कनेक्शन कटेंगे सर, फिर ट्रेडर्स को साइड पे करें ना। पहले आप मेरी वालदा की या अपने घर की बात कर रही है ना, अगर इनकम टैक्स पे चार्जेबल नहीं है, आपका इनकम टैक्स नहीं बनता, तो आप पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। इस पे क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी लॉ में मौजूद है और क्लैरिफाई कर देंगे, उनका तो मसला ही नहीं है।
ये तो मसला ही उन लोगों का है जो अपने घरों में कारोबार कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन लेके बैठे हुए हैं और सिस्टम में नहीं आना चाहते। ये उनका मसला है, ये आम आदमी का मसला नहीं है। ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं बेसिकली। दोबारा समझाऊं आपको? जी जी सर, आप क्लियरली ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी का मसला नहीं है, यानी कि जो नॉन फाइलर है उसके लिए ये मसला नहीं है, ये ओवरऑल नॉन फाइलर्स के लिए नहीं है शबर साहब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नॉन फाइलर दो तरह, देखिए एक पाकिस्तान में हर आदमी टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल होने के लिए एक लिमिट चाहिए, तो फाइलिंग की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर है जिसके पास जो एक सर्टेन इसकी पोजीशंस हैं। जी, जी। एक आदमी वो फाइलर होता है, 120 गज के मकान वाला फाइलर नहीं होता, 1000 गज वाला फाइलर होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फाइलर होना और टैक्स चार्जेबल होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो पाकिस्तान के 80-90% लोग फाइलर नहीं है और नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी इनकम चार्जेबल टैक्स नहीं है। तो पाकिस्तान के आम आदमी का इस लॉ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सिर्फ कारोबारी हजरात जो सिस्टम से बाहर हैं उनको टैक्स में लाने के लिए किया गया है। शबर साहब, अतीक साहब ससाने के लिए हो रहा है या आप लोग इस चीज को मुस्तरद कर रहे हैं? शबर साहब की बात आप सुन रहे हैं? शबर साहब भी काफी कोशिशें करते रहे, हमने खुद भी देखा, उस वक्त भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही थी। सर अभी भी वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ इस सिस्टम में लाने के लिए कर रहे हैं। मैं शबर साहब के बारे में तो कोई बात नहीं करूंगा, अलबत्ता मैं ये बात जरूर कहूंगा जो फाइलर्स हैं ये इनकी ये बात कि इससे आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर मैं रिटेलर हूँ और मैं 17% टैक्स ख़रीदार से वसूल करूँगा तो 100 रुपये की चीज़ 117 रुपये की हो जाएगी। इनकम टैक्स और दीगर टैक्सेस उसके अलावा हैं। तो पहले यहाँ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लोग नान नुस्खे से भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरत यार इंतहाई गंभीर हो चुकी है। जूँ जूँ टैक्स के रेट बढ़ेंगे, जूँ जूँ टैक्स का दायरा कार इसकी शरह बढ़ेगी, यकीनी तौर पर लोग मजीद चिल्ला उठेंगे और लोग चिल्ला रहे हैं। आप तो कह रहे हैं आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस दुनिया में रहते हैं शब्बर जैदी साहब आप? कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? आपकी रोटी, आपका दाल दलिया तो चल रहा है, लोग दूसरे वक्त की रोटी से महरूम हैं। हम ताजरों के लिए नहीं, हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं। आज आप टैक्स रेट को मुनसिफाना करें, हम इसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं। आप इंसाफ तो करें, जस्टिफाई तो करें। कैसे मुमकिन है कि हर सतह पे आप हमसे टैक्स ले रहे हैं? ये क्या चीज़ है? ये जो सर जरा ये बता भी दें कि कितना कम हो जाए टैक्स के इस ऑर्डिनेंस को, इस बात को, इस तरमीम को मान लिया जाएगा ताजरों की जानिब से? सर देखिए, मैं उस किरण में आपको बिल्कुल साफ बताऊं, मेरा अतीक शबर साहब बिल्कुल सर, मैं उनकी मुकम्मल बात सुन लूं फिर मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। शबर साहब जी, अतीक साहब देखिए, हम तो हमेशा चाहते हैं कि इसकी इस्लाह हो। आप इनडायरेक्टली तो टैक्स ले रहे हैं। गोशवारे में अक्सर हम देखते हैं कि हम उसमें टैक्स दे चुके, बल्कि हम उल्टा हुकूमत से यानी हम हमारे इजाफी टैक्स दे चुके होते हैं। लेकिन जब भी एक ऐसी आप मुझे बता देते ना कि कितना टैक्स कम हो जाए तो ज्यादा आसानी हो जाती सर बात करने में। शबर साहब देखिए, ये तो बैठ के बात होगी। ठीक है शबर साहब। अतीक साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मेरी पोजीशन को भी जानते हैं, मेरे किरदार को भी जानते हैं, और ये भी गलत समझते हैं कि मैं आम आदमी के साथ रिलेट नहीं करता। मेरा बिल्कुल ग्राउंड रिलेटिव से ताल्लुक़ है और मैं इन्हीं प्रेशर्स की वजह से शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जो वॉलंटरी छोड़कर आया हूँ FBR। मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं छोड़ के आऊँ। मुझे ये सब चीज़ें जो आज आ रही हैं, ये इसका मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाजा। अतीक मीर साहब चाहता हूँ, बिल्कुल इसका अंदाजा है कि पाकिस्तान में टैक्स इंसिडेंस बहुत, इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखता। मगर कहना चाहता हूँ अतीक मीर साहब को कि वो आगे बढ़ें और हमें ये बताएं, हमें समझाएं, आप ताजिर और जो कारोबारी हजरात के 3 लाख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर वो सेल टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए, वो नहीं है। उसको करने के लिए हम क्या करें? ये सिलसिला हमें टैक्स नहीं, उनका कनेक्शन नहीं काटना चाहिए। वो भी हो सकता है, सही बात है उनकी, मगर कुछ चीजें जो मैं भी जानता हूँ, ये सब सारी जिंदगी है और मेरा मकसद किसी पॉलिटिकल मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँ
ठीक सर, इस वक्त तो ताजर इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर रहे हैं। इससे पहले शबर साहब आप भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, बहुत सारी तब्दीलियों की कोशिश कर चुके हैं। उस वक्त जब हड़तालें हो जाया करती थी उस वक्त रुक जाया करते थे मामला, तो इस बार ये कैसे मुमकिन होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान मौजूद थे। एक ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो कोरोना के अलावा पाकिस्तान पर एक और वबा हावी हो गई है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। कोरोना के साथ साथ इस वक्त पूरा मुल्क डेंगू वायरस की लपेट में है। वबा कराची से पेशावर तक फैल चुकी है। सबसे ज़्यादा जोर इस वक्त पंजाब और ख़ासकर लाहौर में है, जहां सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन कराची में भी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक नज़र आ रही है, जहाँ डेंगू से अमवात में 300 गुना इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 9 महीने में एक डेथ रिपोर्ट हुई, लेकिन गुज़िश्ता सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में 3 अमवात और 77 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उमूमन डेंगू का ख़तरा मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक ज़्यादा रहता है और इस अरसे में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। कराची में डेंगू से शरह अमवात में क्यों इजाफा इतनी तेज़ी से हो रहा है, मुझे डॉक्टर हिरा ज़हीद ने ज्वाइन किया है। मैं इनको खुशामदीद कहूँगी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की फोकल पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हिरा। डेंगू से कराची में सिर्फ 20 दिनों में 3 अमवात हो गई। इससे पहले हालात इतने संगीन नहीं थे, और महीने में एक ही डेथ रिपोर्ट हुई थी। शरह अमवात में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर हिरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम किरण। हाँ बिल्कुल, आई कैन हियर यू नाउ। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो शरह अमवात में इजाफा हुआ है 9 महीने के अंदर अंदर, जो हम देख रहे हैं 3 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा क्यों हुआ है? हालात इतने संगीन कैसे हो गए डेंगू के? हालात इतने संगीन मैंने आपको पहले भी एक पिछले प्रोग्राम में जब मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया था कि हमारे पास वार्निंग ऑलरेडी इशूड होते हैं। मॉनसून सीजन क्योंकि कराची में लेट आया है, तो अब हम इसको इनकाउंटर इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि सीजनल चेंजेस आए हैं, कुछ जोग्राफिकल चेंजेस आए हैं, हमारा मॉनसून लेट हो गया है। ये अब हम मॉनसून को इनकाउंटर कर रहे हैं कराची के अंदर। सिंस के मॉनसून डिले हुआ तो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग्स भी कुछ डिले हो गई। वी वर रेडी फॉर जुलाई अगस्त एंड सो एंड unfortunately we are facing it right now in September. अब क्योंकि लास्ट वीक कुछ हमने रेन स्पेल्स इनकाउंटर किए हैं, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास मॉनसून सीजन होता है तो इसी के दौरान ये बीमारी जो है जोर पकड़ती है। तो इन फ्यूचर ऑल्सो व्हेनेवर वी विल बी एक्सपेक्टिंग मोर रेनफॉल, तो हो सकता है कि ये चीज एग्रीवेट कर जाए। सही। अच्छा हिरा, इस साल सिंध में 1365 जबकि सिर्फ कराची में 1200 से ज्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब कराची में डेंगू का जोर इतना ज्यादा क्यों है? अच्छा, इट्स नॉट इन पर्टिकुलर कराची। कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। यहाँ पर इशू ये है कि हम लोग ज्यादा टेस्टिंग, लैब डायग्नोस्टिक फैसिलिटेशन के हवाले से कराची इस वक्त बेहतर है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम बेटर है एज कम्पेयर टू इंटीरियर सिंध। तो इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं वो मेजरली कराची के आते हैं एज कम्पेयर टू इंटीरियर सिंध। तो इस तरह एक इमेज क्रिएट होती है कि जैसे कराची में सब कुछ बहुत ज्यादा इंटीरियर सिंध में नहीं है। इट्स बिकॉज कि वी हैव बेटर फैसिलिटीज ऑफ रिपोर्टिंग एंड चैनलाइजिंग थिंग्स। इट्स लाइक दैट। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके पास रोजाना मरीज आ रहे हैं जिनमें डेंगू का शुबा या तस्दीक होती है, और डेंगू और कोरोना के बुखार में फर्क फिर कैसे किया जा सकता है? डेंगू का बुखार जो है बहुत मुख्तलिफ होता है कोविड से। कोविड के अंदर जो मैनिफेस्टेशन होती है वो फ्लू लाइक होती है, खांसी, नज़ला, जुकाम। डेंगू के अंदर इस तरह नहीं होता। डेंगू के अंदर फीवर जरूर होता है, but it's a high grade fever, whereas in COVID we have low grade fever, 100 degree, 99 degree, 98.6 like this. Whereas in dengue fever we encounter it 101, 103 high grade fevers होते हैं with chills. इसको मलेरिया के साथ आप मिला सकते हैं, कोविड के साथ नहीं। हाँ। अच्छा डॉक्टर हिरा, गर्म मौसम की वजह से एयर कंडीशनर्स और रूम कूलर का इस्तेमाल बड़ा बढ़ गया है, इससे खतरा बढ़ता है डेंगू का? नहीं, डेंगू का खतरा सिर्फ जो है बढ़ता है आपकी स्टेगनेंट वाटर, और स्टेगनेंट भी फ्रेश वाटर। जब ये पानी बासी और पुराना हो जाता है तो नहीं, ये मखसूस टाइम में फैलता है। अनलाइक मलेरिया, मखसूस टाइम के अंदर डेंगू की अफजाइश और फैलाव होता है। अच्छा, मुल्क के बेशतर शहरों में, बिलखुसूस पंजाब में, तो वहाँ पर डेंगू स्प्रे मुहिम डिले होती रही है, जिसे बहुत से लोग केसेस में हालिया इजाफे की बड़ी वजह करार दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने आउटडोर स्प्रे के बजाय इंडोर स्प्रे की पॉलिसी अपनाई है। आपके ख्याल में सिंध में होना चाहिए?
सिंध में ऑलरेडी हम फॉगिंग करते हैं। जैसे ही हमारे पास अलार्मिंग सिचुएशन आती है, डीजी हेल्थ की तरफ डायरेक्टिव्स आते हैं, तो वी ऑलरेडी गो फॉर फॉगिंग गलियों में, सड़कों पर इंडोर होनी चाहिए होता है। अच्छा, पंजाब के अंदर आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि पंजाब के अंदर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू सिंध, क्योंकि सिंध के अंदर अफजाइश नहीं, ये थ्रू ट्रैवलर सिंध के अंदर ये आता है हमारे पास ना वायरस। पंजाब क्योंकि एग्रीकल्चरल ग्रीन लैंड है, रेनफॉल वहां पे ज्यादा एक्सपेक्ट होती है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द एपिसेंटर ऑफ द डेंगू। तो इसलिए वहां पर इंडोर उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि डोर टू डोर, इंडोर आउटडोर बोथ वेज इसको एनकाउंटर करें, क्योंकि पहले भी हम डेवस्टेशन पंजाब के अंदर देख चुके हैं। सही। अच्छा, कुछ टाइफाइड के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, अब टाइफाइड भी फैल रहा है, तो इस हवाले से खबरें हैं कुछ आपके पास, अपडेट्स हैं? इट इज देखें, ये भी पहले हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा था, 4 बीमारियों की जो है मॉनसून सीजन के अंदर आउटब्रेक होती है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, एक साथ होती है कॉलेरा। ठीक है, इट इज बिकॉज कि हमारा के कार है वो ठीक नहीं है, आपके पानी से एवरेज लाइन और वाटर लाइन सब मिली जुली हैं, फिर वाटर स्टेग्नेशन भी हो जाती है। अब अगर वो गंदा पानी के थ्रू हम पेट में ले की सूरत हाल में आ रहा है, अगर वो स्टेगनेंट वाटर मलेरिया के मतलब मलेरिया उस गंदे पानी पे बैठ के इंसान को काट रहा है, वेक्टर बीमारियां फैला रहा है जैसे कि डेंगू और मलेरिया हो जा रहा है। तो एहतियात क्या करें फिर कराची वाले, सिंध वाले इस वक्त, डॉक्टर हेरा? हम लोग को इस वक्त करना ये चाहिए जनाब कि जिस वक्त डेंगू की सूरत हाल होती है, एज इंडिविजुअल हमें ये करना चाहिए कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं। एक काम, मॉस्किटो रिपेलेंट्स के साथ हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे बाजुओं को आस्तीन मुकम्मल तौर पे हमको कवर रखे, नेक कवर रहे, लेग कवर रहे। ठीक है, मच्छर के काटने से बचाना है खुद को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हिरा थी। नाज़रीन, कराची के जिन्ना अस्पताल में अब आखिर क्या हो रहा है? लसानी कशीदगी ख़तरनाक शक्ल क्या इख्तियार करने लगी है। जिन्ना अस्पताल की असिस्टेंट प्रोफेसर ने साथी डॉक्टर पर लसानी बुनियादों पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। डॉक्टर नाजिश भट्ट के मुताबिक कई महीनों से व्हाट्सएप पर उन्हें मुसलसल तनकीद और नामुनासिब रवैये का सामना है, किरदार कुशी और उनके बारे में घटिया ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। समा को इंटरव्यू दिया है उन्होंने, क्या कहा है सुनिए ज़रा। कराची के सबसे बड़े अस्पताल जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में क्या हो रहा है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के शोबे की सरबराह डॉक्टर नाजिश ने कहा है कि अस्पताल का एक डॉक्टर इन्हें 1 साल से हरासा कर रहा है, जिसने उनकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। और तो और वही डॉक्टर इन्हें लिसानी बुनियादों पर भी इंतकाम का निशाना बनाता है और इंतजामिया भी अपने इस चहेते डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। अब जो इसने नया काम शुरू करा है, इसने मेरी एथनिसिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक फेक न्यूज़ छपवाई है कि मेरा कोई डोमिसाइल के इशूज़ हैं या कुछ है, तो अगर उसके इशूज़ हैं तो उसके लिए भी अलग कमेटी बननी चाहिए, सबके डोमिसाइल चेक होने चाहिए, कोई यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। अगरचे डॉक्टर नाजिश भट्ट ने इस डॉक्टर का नाम नहीं लिया है, मगर जिन्ना अस्पताल में एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि लिसानी बुनियादों पर मुलाजमीन को हरासा करने वाला डॉक्टर उस्मान जफर है, जो सांगड़ में तबादला होने के बावजूद बदस्तूर जिन्ना अस्पताल में काम कर रहा है। समा ने डॉक्टर उस्मान जफर से इस मामले पर बात की तो उन्होंने डॉक्टर नाजिश भट्ट को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मेरे से सीनियर है 6 साल और मेरा कोई इनसे वर्किंग रिलेशन नहीं है। शी इज़ फ्रॉम गैस्ट्रोएंटोलॉजी एंड आई एम फ्रॉम ऑर्थोपेडिक सर्जरी, और हमारा वर्किंग डिपार्टमेंट, वर्किंग वार्ड हमारा अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा कुछ है तो आप प्रूफ मांगे उनसे। जिन्ना अस्पताल के मुलाजमीन ने आज इस मामले पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल के दफ्तर का घेराव करके एहतजाज भी किया। डॉक्टर शाहिद रसूल ने डॉक्टर नाजिश भट्ट के हक में एहतजाज करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिक्स से मुज़ाकरात भी किए, मगर डॉक्टर उस्मान जफर के खिलाफ फौरी कार्रवाई न करने पर मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इस मामले पर सेक्रेटरी सेहत ने जिन्ना अस्पताल के डायरेक्टर शाहिद रसूल को भी बुलाया। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। इंतजामिया को चाहिए कि इन मामलात की तहकीकात करें। आगे बढ़ते हैं जी। ग्रीन लाइन बहुत ज़्यादा कराची वालों को इंतज़ार था कि कब रवा दवा होगी, फिलहाल बसेज आ गई हैं, देखिए ज़रा। अगले माह के दूसरे हिस्से में आपको ये बसें ग्रीन लाइन के ट्रैक के ऊपर चलती हुई ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन बाकायदा कमर्शियल स्टार्ट जो है वो तकरीबन 2 माह के अंदर हो जाएगा। तकरीबन इससे कोई 5 हफ्ते के गैप के बाद दूसरी खेप जो है 40 बसों की आ जाएगी। 18 मीटर इस लंबी आर्टिकुलेटेड इस बस में 40 नशिस्तें हैं। मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे भी मौजूद हैं। ये बसें हाइब्रिड हैं, डीजल और बैटरी पर चलेंगी।
2000 बसें आएंगी, 250 बसें आएंगी, 25 बसें आएंगी। 13 सालों में एक बस कराची के लिए नहीं आई। आ गया वो शाहकार जिसका इंतज़ार था। ग्रीन लाइन बसेस की ये पहली खेप पहुंच गई है कराची जी। चीन में तैयार करदा ये हाइब्रिड बसेस बड़ी दिलकश हैं, मुकम्मल एयर कंडीशनड है। हर बस में तकरीबन 150 अफराद सफ़र कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए खुसूसी नशस्तें हैं, 2 नशस्तें, और माजूर अफराद के लिए मुख्तसर हैं नशस्तें। गवर्नर सिंध के मुताबिक मनसूबे के पहले मरहले में ये बसेस कराची के इलाके सुरजानी टाउन से गुरुमंदिर तक चलाई जाएंगी, जहाँ तक ऑब्वियसली ट्रैक मुकम्मल है। अब जहाँ तक काम हो चुका, जबकि मज़ीद 40 बसेस अक्टूबर तक कराची पहुँच जाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने दावा किया है कि कंट्रोल रूम, बस का ट्रैक और स्टेशन मुकम्मल हो गए हैं, जिन पर सिर्फ टिकट सॉफ्टवेयर लगाना बाकी है। बसेस आ गई हैं, लेकिन कराची की सड़कों पर कब आएंगी? कराची वालों को बड़ा बेसब्री से, बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार है। तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको तैमूर तालपुर साहब जब साथ मौजूद होंगे तो उनसे ज़रूर ये सवाल करेंगे कि ये वो काम था बसेस के आने का कि जो पहले सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, उसके बाद फिर वफाक ने इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझा, और अब फाइनली तारीख़ पे तारीख़ हमें मिलती रही, और अब फाइनली ये 40 बसेस जो हैं वो आ गई हैं। लेट्स सी कि इसका ट्रायल कब होता है, ट्रायल के बाद ये आवाम की दस्तरस में कब आती हैं, आवाम तक रसाई इनकी कब होती है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी सिर्फ ये बसेस हैं और इनके नज़ारे हैं, देखना होगा। सिंध हुकूमत का ऑब्वियसली टेक ज़रूरी है कि क्या वो अब वफाकी हुकूमत को इस बात पर मुबारकबाद देंगे कि जो उनका काम था पहले, जो हुकूमत ने फिर उस काम को ख़ुद करने की ज़िम्मेदारी ली एंड फाइनली ये काम कर लिया है। फिर एक और भी बड़ी बात हो रही है यहाँ पर कि ये इसका ग्रीन लाइन मंसूबे का जो अब बसेस हम आते हुए देख रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि चलना भी शुरू हो जाएंगी, तो इसका क्रेडिट भी यकीनन तब्दीली सरकार को ऐसे जाता है कि आगाज़ तो इसका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ, लेकिन जितना कुछ इस पर काम हुआ और अब फाइनली ये बसेस यहाँ पर आ गई हैं, तो ये पीटीआई हुकूमत के दौरान ही इतना काम हो सका है और ये आगे बढ़ने जा रहा है। यानी कि पिछले 12 साल से सिंध हुकूमत यहाँ पर है, लेकिन हमारे पास सड़कों का निज़ाम नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, कोई गाड़ी कोई बस हमें सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं देती, और कराची वालों की जो किस्मत है वो टूटी फूटी सड़कें ही हैं। लेकिन अब ये ट्रैक मुकम्मल हुआ है, ट्रैक मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर ये बसेस जो हैं वो आ गई हैं, इनके चलने का इंतज़ार है, ये कब तक ये चलेंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, जब यहाँ पर हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लोग मौजूद होंगे उनसे ज़रूर ये सवालात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। प्रोटोटाइप उसका टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल्स थे, जो SOPs थे, उन तमाम को फॉलो करते हुए ये जो 40 बसें यहाँ पर आई हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बाद अब इसकी एक टेस्ट ड्राइव होगी, और टेस्ट ड्राइव के बाद इसका आगाज़ हो जाएगा। वो जो रूट अभी तक तैयार है, जो कि सुरजानी टाउन से लेकर गुरुमंदिर तक है, मज़ीद आगे का ट्रैक अभी बन रहा है, वहाँ पर ये चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए भी यकीनन कराची वालों को थोड़ा सा तो इंतज़ार करना होगा। पिछले 3 साल से या पिछले 4 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि ये गाड़ियाँ जल्द से जल्द कराची की सड़कों पर जो ट्रैक ग्रीन लाइन का बना हुआ है उस पर ये चलना शुरू हो जाए, और 150 लोगों की गुंजाइश इन बसेस के अंदर मौजूद है, तो यकीनन काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है, फ़ायदा देने जा रही हैं ये गाड़ियाँ। अब प्रोटोटाइप के हवाले से जो कुछ परेशानी लोगों को है, जो कुछ लोगों के पास सवालात हैं कि क्या इनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, चीन की सड़कों के हिसाब से बने हुए हैं, ये पाकिस्तान की कराची की सड़कें हैं, तो उसका जवाब यकीनन अलीज़ादी साहब या दीगर लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल अभी कोई ख़ास रिएक्शन तो इस पर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन यकीनन उनसे ये पूछना ज़रूर बनता है कि क्या वो इस बात पर कि उनका काम वफाकी हुकूमत ने किया है, क्या इस पर मुबारकबाद देंगे या नहीं है। तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद थे, शो में कमिटमेंट थी उनकी, लेकिन वो अब नहीं आ रहे हैं। शायद उन्होंने सुन लिया है कि मैं उनसे पूछी कि मुबारकबाद देंगे या नहीं देंगे। बहरहाल वो नहीं है साथ। तैमूर तालपुर साहब, क्या गुंजाइश है हमारे पास कि तैमूर तालपुर साहब आ जाएं तो फिर हम उनसे ये सवाल कर सकें? साथ मौजूद हैं? ठीक है, आगे सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी ने सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर की निजकारी को गैर कानूनी करार देते हुए ट्रांजैक्शंस रोकने की सिफारिश कर दी है। निजकारी कमीशन ने होटल 1 अरब 95 करोड़ 17 लाख में फ़रोख्त कर दिया है। चंद माह पहले होटल की कीमत 2.25 अरब रुपए मुकर्रर की गई थी। कमेटी ने मामले पर काबीना को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। शकील अहमद ने तफसीली इस पर रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा देखिए, समझिए मामले को।
हुकूमत को माल रोड लाहौर पर वाक़े पुरकशिश सर्विसेज होटल 1 अरब 95 करोड़ 17 लाख रुपए में बेचना महंगा पड़ गया। 15 कनाल 3 मरले 113 मुरब्बा फीट रकबा और उसके अंदर अरबों रुपए की 4 मंजिला इमारत औने पौने दामों बेचने पर सेनेट की कायमा कमेटी निचकारी का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी के इजलास में निचकारी कमीशन हुकाम ने बताया 14 साल बाद कामयाब ओपन बोली के जरिए होटल की निचकारी की गई। होटल की रिजर्व कीमत 1 अरब 94 करोड़ 97 लाख रुपए थी और इसे बोली के जरिए 1 अरब 95 करोड़ 17 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। बोली में 20 लाख ज्यादा कीमत मिली, ताहम ये चंद माह पहले दी गई कीमत से 30 करोड़ रुपए कम है। कमेटी ने निचकारी अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए काबीना से मामले को मुअख्खर करने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन कमेटी शमीम आफरीदी ने कहा, कानून के मुताबिक निचकारी के लिए 3 पार्टियों की शमूलियत जरूरी है। यहाँ सिर्फ 2 पार्टियों ने बोली में हिस्सा लिया और ये गैर कानूनी है। होटल की निचकारी चैलेंज की जा सकती है। सिर्फ जमीन की कीमत ही 2 अरब रुपए से जायद है। कायमा कमेटी ने मामले पर विफाकी काबीना को खत लिखने का फैसला भी कर लिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।